हेलो एवरीवन, मैं सुरभि गौतम हूँ और मैंने इस साल की सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में AIR 50 लाई है। और उसके पहले मैंने AIR 1 लाई थी IES के एग्ज़ाम में। बिफोर दैट आई वाज अ BARC साइंटिस्ट। एक्चुअली आई गॉट सो मेनी क्वेरीज फॉर इंटरव्यू की तैयारी के लिए कि बिकॉज आई गॉट 198 आउट ऑफ 275 एंड दे आर एज फार एज दिस ईयर्स मार्किंग इज़ कंसर्न वन ऑफ द गुड मार्क्स। तो आई गॉट सो मैनी क्वेरीज एंड इंटरव्यू की प्रिपरेशन कैसे करनी है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम की। तो फॉर दिस आई एम मेकिंग दिस लेक्चर। इंटरव्यू की प्रिपरेशन की जब बात आती है तो वन ऑफ द वेरी क्रूशियल स्टेप इज़ फिलिंग योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। आपका प्रीलिम्स का रिजल्ट आता है, देन यू हैव टू अप्लाई फॉर मेंस एंड ड्यूरिंग दैट स्टेज इटसेल्फ यू हैव टू फिल योर डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। तो उस सिचुएशन पे आप डैफ की फिलिंग कैसे करें। डैफ की फिलिंग DAF, दैट इज़ डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म। डैफ की फिलिंग नॉट ओनली फॉर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम बट ऑल्सो इंजीनियरिंग सर्विस एग्ज़ाम में भी, दोनों में बहुत ही ज़्यादा क्रूशियल स्टेप होता है। कई बार क्या होता है कि आपका का सारा इंटरव्यू ही आपके डैफ से हो जाता है। UPSC मेंबर्स कई बार सारी चीज़ें आपके डैफ से ही पूछते हैं, अगर वो कुछ इस तरीके से भरा हुआ हो तो उस सिचुएशन पे बहुत ही फ़ायदा मिलता है इफ़ यू हैव फील्ड इट वेरी वाइजली, यू हैव फील्ड इट स्ट्रैटेजिकली। तो पहले मैं सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में डैफ कैसे भरे वो बताती हूँ। और क्योंकि मैंने इंजीनियरिंग सर्विस में भी इंटरव्यू दिया था, मेरी पहली रैंक थी ऑल इंडिया, तो फिर मैं इंजीनियरिंग सर्विस में भी बताऊँगी कि डैफ कैसे भरते हैं। क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा बहुत सारे एरियाज़ में, कुछ छोटे मोटे टेक्निकल चेंजेस आएंगे क्योंकि सिविल सर्विसेज का नेचर ऑफ एग्ज़ाम एक जर्नलिस्ट, एक कहना चाहिए हरफन मौला पर्सनैलिटी वाला एग्ज़ाम होता है। दे आस्क यू क्वेश्चन फ्रॉम ऑलमोस्ट ऑल द फील्ड्स। इंजीनियरिंग सर्विस में थोड़ा सा आप कह सकते हैं एक लाइन डिसाइडेड होती है एग्ज़ाम की और इंटरव्यू की, क्योंकि टेक्निकल लीनिंग्स बहुत होती हैं आपके इंटरव्यू में, आपकी बस एग्ज़ाम के नेचर में, काम के नेचर में। तो अगर अपन सिविल सर्विसेज के डैफ की बात करते हैं तो आपका नाम, आपका कास्ट, आपका नेशनैलिटी, एज एग्जेम्पशन है नहीं, ये सारी चीज़ें आप भर लेते हैं, रेगुलर चीज़ें होती हैं। आपका ग्रेजुएशन, विलेज एड्रेस एंड एवरीथिंग जहाँ से आप बिलोंग करते हैं। जो मेन चीज़ें होती हैं वो होती हैं आपकी हॉबी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, जो भी आपने कॉलेज में, स्कूल के टाइम पे अदरवाइज़ आपने अचीव किया है। दूसरी चीज़ होती है कि आपको कौन सी अपनी एक्टिविटीज़ मेंशन करनी है, कौन सी नहीं करनी है। उसके बाद इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है आपका सर्विस का प्रेफरेंस भरना, कि कौन सी सर्विस का हमें ऑर्डर देना चाहिए। IAS, IPS, IFS, IRS, IT, IRS कस्टम, देन रेलवे की IRAS, IRPS, IRTS होती है। उसके बाद दैनिक्स होता है, डेनिक्स होता है, IAS इंडियन ऑडिट एंड अकाउंट होता है, इंडियन पोस्टल एंड टेलीग्राफ सर्विस होता है। तो इस तरीके से वो सारी सर्विसेज का प्रेफरेंस कैसे भरें। और फिर उसके बाद आपके स्टेट का, कैडर का आपको प्रेफरेंस भरना होता है कि विच स्टेट शुड आई फिल ऑन द टॉप में। ठीक है, आप होम स्टेट भरते हैं, आफ्टर दैट हाउ टू प्रोग्रेस अहेड। तो वो सारी चीज़ें मैंने कैसे की, आई विल शेयर विद यू। हॉबीज़ की जहाँ तक बात आई, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात आई, अवार्ड मेडल ऑनर्स की बात आई, तो आई हैड क्वाइट लाइक एक लिबर्टी थी मेरे पास। आई हैड न्यूमरस ऑफ देम, आई हैड लाइक लार्ज नंबर ऑफ देम विद मी। तो मैंने सिलेक्टेड ही भरे। इंजीनियरिंग सर्विस के टाइम पे भी और सिविल सर्विस के टाइम पे भी मैंने थोड़ा सा वेरिएशन लाया अपने इस कॉलम ऑफ माय डैफ में। जैसे कि मैंने स्कॉलरशिप्स केवल वही भरी जो एम्बोल्डन करे, जो अट्रैक्ट करे अटेंशन को। जैसे कि मुझे APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप मिली थी 12th में, तो मैंने वो स्कॉलरशिप बोर्ड्स में भरी, बोर्ड्स में कैपिटल लेटर्स में भरी। और भी बहुत सारी छोटी छोटी मिली थी, तो मैंने उन्हें मेंशन नहीं किया, केवल उसे मेंशन किया क्योंकि एक कैची नाम होता है। तो द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ क्वेश्चंस फ्रॉम दैट, बिकॉज ऑफ दैट नेम ऑफ स्कॉलरशिप आर एम्पल। फिर मुझे चांसलर स्कॉलरशिप मिली थी, मैंने चांसलर स्कॉलरशिप मेंशन की एंड आई गॉट अ क्वेश्चन फ्रॉम इन माय मेन इंटरव्यू एज वेल कि आपको क्यों मिली थी, किस चीज़ के लिए मिली थी। APJ अब्दुल कलाम स्कॉलरशिप के लिए भी उन्होंने पूछा था कि वाई यू गॉट दिस स्कॉलरशिप और किस चीज़ के लिए मिली थी, तो ये उन्होंने पूछा था। फिर उसके बाद मुझे कलेक्टर से 12th में एक अवार्ड मिला था, मैंने वो मेंशन किया था। और कॉलेज में मुझे गोल्ड मेडल मिला था, TCS 100 बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड मिला था। तो मैंने ये सारी चीज़ें भरी जो छोटी मोटी, देख ऐसे कंपटीशन विन किया है या मैंने सिंगिंग, तो क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस डायरेक्शन में मेरा इंटरव्यू जाए। मैंने डांसिंग कंपटीशन विन किया, तो मैं नहीं चाहती थी कि वो उस डायरेक्शन में जाए। तो मेरे पास अगर एक चॉइस है कि दीज ऑल आई कैन फिल, दीज ऑल आई कैन लीव, तो आई वेंट फॉर दिस इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर दैट, क्योंकि मैं कंफर्टेबल थी इस एरिया में।
आई हैड मोर और लेस प्रेपरेशन फॉर दिस थिंग कि APJ अब्दुल कलाम पे मैं प्रिपेयर थी। मैंने सोचा, पढ़ाई के दौरान भी मैंने कोर्स याद किए थे, उनकी लाइफ के बारे में पढ़ा था। जब मैं न्यूक्लियर की फील्ड में थी तब भी उनके कामों का मुझे थोड़ा सा अंदाज़ा था। तो मैंने सोचा इट इज़ बेटर टू राइट दैट इंस्टेड ऑफ राइटिंग कि मैंने जैसे कि डांसिंग में कोई कंपटीशन जीता होगा और मैं प्रिपेयर्ड नहीं थी। अगर वो मुझसे पूछ लेते किस टाइप का डांस था और क्या था, तो मैंने सोचा कि ये प्रिपेयर करने के से अच्छा है कि जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है उन चीज़ों को ही फील करती हूँ। तो एक ये क्राइटेरिया भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि अगर आपके पास बहुत सारी चॉइस है अवार्ड्स, मेडल्स, ऑनर्स की, तो आप उन्हीं चीज़ों को भरें जो आपकी उस पर्टिकुलर स्किल को प्रोजेक्ट करे आपके उनके सामने, और आप मोर और लेस प्रिपेयर हो, तो आपको एक्स्ट्रा प्रिपरेशन ना करनी पड़ी, आप फंसो ना उस चीज़ में। तो उस चीज़ को ध्यान में रखें। फिर उसके बाद हॉबीज़ की बात आती है। बहुत सारे बच्चे हॉबीज़ का पूछते हैं कि कौन सी भरनी चाहिए। कई स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कहते हैं वी डोंट हैव एनी हॉबी एट ऑल एंड व्हाट टू फील। तो ऐसा नहीं होता है। देन यू हैव टू सिट बैक एंड थिंक कि ऐसा क्या है जो हमें इंटरेस्ट करता है, क्योंकि सबके पास खाली टाइम होता है। बचपन में सब लोग खेल चुके होते हैं, पढ़ाई करते हैं, उसके साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं, तो हॉबीज़ डेवलप होती हैं। तो बस हमें बैठ करके सोचना है अच्छे से कि कौन सी चीज़ है जो हमें दूसरी चीज़ों की अपेक्षा ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो उस सिचुएशन में वो लोग जो कहते हैं कि हमारी कोई हॉबी नहीं है, दे विल फाइंड एटलीस्ट सम हॉबीज़ टू फिल देयर, और फिर उसे आप प्रिपेयर करके जाएँ। कितनी भरनी है? 3-4 इज़ द ऑप्टिमम नंबर जो आप भरें। ऑर्डर हम कैसे डिसाइड करें कि जो फर्स्ट हॉबी हो वो आपकी एक प्रिंसिपल हॉबी होनी चाहिए, जिस पे आप आपका मोस्ट ऑफ द टाइम आप उससे ही करके गुजारते हैं अपना लीजर टाइम। उसके बाद आप उस ऑर्डर में फिल करें जिस ऑर्डर में आप उनको टाइम देते हैं, आपको वो इन्वेस्ट करती हैं। अगर कोई नई टेक्नोलॉजिकल लाइक ब्लॉगिंग जैसे हॉबी होती है, या टेक्निकल मैराथन्स या टेक्निकल फेस्ट वगैरह में जाने की हॉबीज़ ऐसी होती हैं, तो आप उन्हें फिर भले ही आप उन पर कम समय देते हो, पर उन्हें आप पहले भरें, क्योंकि वो एक आपकी पर्सनैलिटी को डिस्टिंग्विश करते हैं फ्रॉम ऑल अदर कैटेगरीज और पीयर्स। तो वो चीज़ को आप ध्यान में रखें। और मैंने जैसे मेरे केस में 7 हॉबीज़ भरी थी, तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द लाइक एक्सेप्शन कि आप 7 हॉबीज़ कैसे भर सकते हो, क्योंकि तो मैं चाहती थी कि वो मुझसे क्वेश्चन पूछें कि आप इतनी सारी हॉबीज़ कैसे परस्यू कर लेते हो, बिकॉज सिविल सर्विसेज की एग्ज़ाम की तैयारी भी करनी है। Along with these 7 hobbies you're managing, then how you're getting time to do all these things, or you are mentioning it just for the sake of filling the form. So because I wanted a question to be asked from that corner, so I made it like that. तो मैंने 7 हॉबीज़ भरी एंड दे वर जेन्युइनली माई हॉबीज़ एंड आई लाइक प्रैक्टिस देम, आई डू देम इन माई लेजर टाइम एंड आई डू देम इक्वली मोर और लेस। तो इसलिए मैंने उन्हें फिल किया था एंड आई वॉज मोर और लेस प्रिपेयर्ड एंड इक्वली कॉन्फिडेंट ऑन ऑल ऑफ देम। तो उस तरीके का कॉन्फिडेंस आपको रहना चाहिए। जैसे मैंने मेरी हॉबी ब्लॉगिंग भरी थी, नॉवल रीडिंग भरी थी, पोएम राइटिंग, हिंदी पोएम राइटिंग भरी थी। तो ब्लॉगिंग से आई शोड देम दैट आई एम गुड एट इंग्लिश, हिंदी पोएम राइटिंग से आई शोड देम कि मैं हिंदी में भी अच्छी। तो दिस एस्पेक्ट ऑफ माई पर्सनैलिटी मैं उन्हें दिखाना चाहती थी। और इंटरव्यू के टाइम पे जब मेरा रियल UPSC इंटरव्यू हो रहा था, तो वो रिफ्लेक्ट भी हुआ, मैंने उन्हें ये चीज़ बोली भी, एंड मैंने वो क्वेश्चन भी आया कि हाउ यू लाइक स्टेप्ड अहेड, हाउ यू प्रोग्रेस फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश स्टूडेंट। तो वो चीज़ फिर मैंने उन्हें बताई। तो दिस वॉज समथिंग दैट आई प्लान बाई आई वॉज फीलिंग माई डैड एंड दिस वॉज समथिंग दैट एक्चुअली हैपेंड देयर। तो वो एक 2 मिनट का एडवांटेज मुझे वहाँ पे मिला जब मैं प्रिपेयर्ड एरिया में आंसर कर रही थी। तो वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है जब आप अपने प्रिपेयर्ड एरिया में आंसर कर रहे होते हैं। टाइप चांसेस ऑफ लाइक गुड इंप्रेशन इंक्रीजेस एट दोज टाइम, और उन्हीं टाइम्स के लिए डेफ की अच्छी फीलिंग इंपॉर्टेंट होती है। फिर आपका हॉबीज़ हो गई आपकी। स्पोर्ट्स में मेरा कुछ खास नहीं था, तो मैंने वो कॉलम वैकेंट करा था क्योंकि मुझे कुछ अवार्ड्स नहीं मिले थे कभी स्पोर्ट्स में। मैं खेलती थी स्पोर्ट, देन दे आस्क्ड मी दैट यू हैव लेफ्ट दिस कॉलम वैकेंट। तो क्या तुम केवल एक स्टूडियस लड़की थी जो केवल पढ़ाई करती थी और स्पोर्ट्स में तो तुम्हें कुछ मिला नहीं है? क्योंकि मेरा फिर प्रेफरेंस ऑफ सर्विस में सेकंड IPS था। तो दे आस्क्ड मी, इट वाज अ नेचुरल क्वेश्चन कि IPS लेना है लेकिन स्पोर्ट्स नहीं करती हो, तो कैसे, क्या है, मतलब रीज़न क्या है? तो मैंने बोला कि सर करती थी पर कभी जीता नहीं कोई स्पोर्ट, इतने अच्छे से नहीं कर पाती थी। पढ़ाई में बहुत सारे अवार्ड्स जीते, स्पोर्ट्स में कुछ नहीं जीता। तो आई वॉज एबल टू जस्टिफाई इट कि वाई इट हैपेंड। एंड देन कमिंग बैक टू लाइक IPS की क्यों भरा, तो उसका मेरे पास एक रीज़न था कि मैंने किरण बेदी जी की बायोग्राफी पढ़ी थी, और उससे फिर मुझे एक बचपन से एक पुलिसिंग का आइडिया आया था कि इफ़ समडे आई विल बी अ पुलिस ऑफिसर, दिस टाइप ऑफ पुलिस ऑफिसर आई वांट टू बी। तो वो मैंने उन्हें बताया। तो दिस वाज लाइक आई वाज एबल टू जस्टिफाई दैट थिंग। सर्विस का ऑर्डर भरने की बात आती है तो इट डिपेंड्स ऑन ईच एंड एवरी कैंडिडेट कि कौन सी सर्विस में वो जाना पहले पसंद करते हैं। बॉयज़ का मैक्सिमम आप देखेंगे IPS, दे समटाइम फील ओवर IAS,
सो दिस इज़ देयर इंडिविजुअल इंटरेस्ट। मेरे केस में मैं आपको ये बता सकती हूँ कि मैंने पहला IAS भरा था, उसके बाद IPS भरा था, और उसके बाद IFS ना भर के, क्योंकि मेरी चॉइस में नहीं था फॉरेन सर्विस मुझे, तो मैंने नीचे भरा था। मैंने उसके बाद रेवेन्यू कस्टम और रेवेन्यू इनकम टैक्स एंड रेवेन्यू IRS कस्टम भरा था। एक्चुअली 90s के पहले तक IRS कस्टम को लोग ज़्यादा प्रेफरेंस देते थे। 91 के बाद जब हमारे इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गए तो इनकम टैक्स IRS IT का जो रोल है वो ज़्यादा लाइक कनेक्टेड टू पब्लिक हो गया इन कंपैरिजन टू IRS कस्टम। एंड इसीलिए जो ट्रेंड है वो बदल चुका है। मोस्टली IRS IT इज़ फील्ड लाइक पहले देन IRS कस्टम। तो इस तरीके से मैंने भी कंसल्ट किया था कि विच वन टू फील कस्टम या IT। तो फिर इनकम टैक्स मैंने पहले भरा था, फिर कस्टम भरा था, उसके बाद मैंने फॉरेन सर्विस भरी थी, उसके बाद शायद मैंने ऑडिट एंड अकाउंट सर्विस भरी थी। एंड फिर क्योंकि मैं ऑलरेडी रेलवेज़ में थी तो 6वें या 7वें नंबर पे फिर मैंने इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विस, देन पर्सनल सर्विस एंड देन ट्रैफिक सर्विस भरा था। तो उसका भी सिलेक्शन आपको करना है कि आप IRTS पहले भरते हो या IRPS पहले भरते हो या IRAS पहले भरते हो। तीनों टाइप की सर्विस का एक नेचर बहुत अलग होता है। जो IRTS होता है मैक्सिमम लोग वो पहले भरते हैं, क्योंकि मैं रेलवे में थी तो मुझे पता था कि सर्विस कितनी मुश्किल, थोड़ा सा मुश्किल होती है। अगर आपको दोबारा प्रिपेयर करना है तो आपको थोड़ा समय कम मिलता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रख करके मैंने IRTS नीचे डाला था। अदरवाइज़ काम के हिसाब से आप देखें, पावर के हिसाब से देखें, रेलवे में उनके महत्व के हिसाब से आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा होता है IRTS के कैंडिडेट्स का, और ट्रेनिंग में उन्हें शायद तैयारी करने को भी अच्छे से मिल जाता है। बट वंस दे गेट पोस्टेड दे आर मोस्टली बिजी, तो लाइफ बहुत बिजी होती है, बहुत ही ज़्यादा कंपेरिजन टू अदर ऑफिसर्स होती है। तो IRTS कैसा होता है, अकाउंट्स वालों की बहुत ही अच्छी सर्विस का जो आप देखेंगे तो काम बहुत अच्छा होता है और बहुत ही स्मूथ सी लाइफ होती है। तो और आप प्रिपरेशन भी करने का समय आपको मिल सकता है। तो उस बेसिस पे मैंने IRAS भरा था कि इन केस मेरी रैंक ऐसी आई और मुझे मतलब नीचे की रैंक आती है और आई हैपन टू गेट एनी ऑफ द रेलवे सर्विस, देन द फर्स्ट सर्विस दैट आई गो फॉर हैज़ टू बी अकाउंट सर्विस। तो उस बेसिस पे मैंने भरा था। और नीचे फिर मैंने लास्ट की सर्विसेज में शायद पोस्टल एंड टेलीग्राफ भरा था, एंड इसके बाद अंडमान निकोबार की जो डेनिक्स एंड डेनिक्स होती हैं तो उन्हें भरा था। RPF सबसे नीचे भरा था। तो आपको थोड़ा सा गूगल करना होगा हर सर्विस को और उनके काम को, और कितना बिजी होते हैं आप उस सर्विस पे जा करके। उसका इंपॉर्टेंस हमारी ब्यूरोक्रेसी में वैसे इंपॉर्टेंट है कि एवरी सर्विस इन इटसेल्फ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट देन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू यू हैव टू सी इज इट लाइक ये आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके काम को आपको सेटिस्फाई कर रही है या नहीं कर रही है, आपकी डिमांड्स को पूरा कर रही है या नहीं कर रही है, उस बेसिस पे आप उन्हें भरें। स्टेट कैडर की फीलिंग की बात आती है तो होम कैडर सभी पहला कैडर भरते हैं, मैंने भी MP पहला कैडर भरा। उसके बाद मैंने गुजरात भरा था एंड लाइक दैट आई प्रोग्रेस्ड। मेरा क्राइटेरिया था एज ऑफ वर्किंग, ब्यूरोक्रेसी वहाँ पे कैसी है, स्केलेटन वहाँ का कैसा है, वहाँ का लोगों का जनरल अवेयरनेस लेवल कैसा है। दूसरी चीज़ थी कि मैं रेलवेज़ की ट्रेनिंग में थी तो मैं गुजरात जा चुकी थी, मुंबई में मैं 1 साल रह चुकी थी, तो आई वॉज नोइंग द पीपल ऑफ महाराष्ट्र मोर और लेस। देन राजस्थान, ऐसे करके मुझे थोड़ा आइडिया था कि यहाँ का बेसिक नेचर ऑफ लोगों का कैसा है, लोगों का ट्रीटमेंट आउटसाइडर्स को कैसा है। तो क्योंकि मैं वहाँ जा चुकी थी और उस बेसिस पे मैंने उन स्टेट्स को फिर बाद के अपने प्रेफरेंसेस बनाए। लाइक साउथ में तेलंगाना, आई वॉज बीन टू तेलंगाना फॉर 1 ईयर क्योंकि मैं रेलवेज़ की ट्रेनिंग में थी। तो एंड आंध्रा आल्सो आई वॉज देयर। तो आंध्रा और तेलंगाना में बहुत ही अच्छा एक एजुकेटेड सा एटमॉस्फेयर है, पीपल आर मोस्टली एजुकेटेड एंड इंग्लिश स्पीकिंग एंड दे फॉलो रूल्स। एंड इफ़ यू सी साउथ के मैक्सिमम रेलवे स्टेशन यू विल सी दे आर क्लीन एंड नीट इन कंपैरिजन टू नॉर्थ के स्टेशन। आप MP और UP और यहाँ के स्टेशन, रेलवे स्टेशन देखोगे तो लेकिन जनरल लेवल ऑफ डिसेंसी इज़ मोर इन कंपैरिजन टू रेस्ट ऑफ द इंडिया इन साउथ एंड सदर्न इंडिया। तो इस तरीके का वहाँ पे एटमॉस्फेयर था। तो मैंने उन सारी चीज़ों को देख करके अपना ऑर्डर ऑफ कैडर का प्रेफरेंस दिया। तो दिस इज़ वेरी सब्जेक्टिव थिंग, आप अपने हिसाब से भरिए। मैंने अपने रिसर्च के बेसिस पे, अपनी प्रायोरिटीज़ के बेसिस पे फिल किया था। तो ये बेसिक चीज़ें होती हैं। आप फिर अपना जॉब प्रोफाइल, मैंने लाइक पहले BRC में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थी मैं 1 साल, उसके बाद मैं रेलवेज़ में थी सिग्नल इंजीनियर, तो IAS के थ्रू गई थी। तो मैंने उन दोनों सर्विसेज को फिल किया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ क्वेश्चंस की उन दोनों फील्ड से होंगे तो वो बहुत थी, और फाइनल इंटरव्यू में भी वो क्वेश्चंस वहाँ से आए थे। तो अगर आप कहीं पे वर्किंग हो तो प्रोबेबिलिटी कि आपको क्वेश्चंस वहाँ से आएंगे बहुत बढ़ जाती है, और कितने क्वेश्चन होंगे वो आपके आंसर पे डिपेंड करेगा कि आप
उस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से दे रहे हो। अगर आप इन डेप्थ आंसर दे रहे हो और बहुत ही लंबा आंसर दे रहे हो तो दे विल नॉट आस्क एनी फॉर द क्वेश्चन, बट इफ़ यू आर पुटिंग समथिंग लाइक दैट, कोई कीवर्ड आप रख देते हो तो फिर वो उसको पकड़ करके अगला क्वेश्चन करते हैं। तो दिस यू हैव टू इंश्योर कि अगर वो टेक्निकल फील्ड से कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं तो कुछ आप एक अननोन सा एक नया चीज़ बोलो अपने आंसर में जो उन्हें अट्रैक्ट कर जाए, और फिर वो जानने की कोशिश करें कि अच्छा बेटा ये क्या है, टेल अस अबाउट इट, बिकॉज दे ऑल्सो वॉन्ट टू नो। इंटरव्यू का जो माहौल होता है दैट इज़ मोर और लेस लाइक अ जनरल कॉन्वर्सेशन। नन ऑफ द पार्टी इज डोमिनेटिंग ऑन एनी ऑफ द पार्टी, दे बोथ फ्रॉम बोथ ऑफ द साइड इट हैज़ टू बी इंश्योर्ड कि हम एक दूसरे को कंफर्टेबल करा रहे हैं। तो आप जब आंसर दे रहे हो तो यू हैव टू बी अ मॉडेस्ट, अ हम्बल पर्सन, अ जेन्युइन पर्सन, और अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स सारे इंटरव्यू मेंबर्स को, अ पर्सन हु रिस्पेक्ट्स। तो ये चीज़ आपको इंश्योर करनी है। और वो दे आर वेरी एक्सपीरियंस्ड, दे नो, दे आर लाइक 5 डिफरेंट पीपल फ्रॉम 5 डिफरेंट फील्ड्स, रिटायर्ड होते हैं मोस्टली, तो दे हैव लाइक अ वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ एवरीथिंग, they know you very well from your biodata, and when they talk to you they know about your personality also. तो chances of deceiving, chances of lying are very less. तो be genuine, और जिस तरीके से माहौल होता है बहुत ही कंफर्टेबल फील कराते हैं आपको और बहुत ही चांसेस देते हैं कि आप अच्छा कर पाएँ। तो आप अगर मिस्टेक कर भी देते हैं तो करेक्शन के चांसेस आर ऑलवेज देयर, कैश ऑन दोज चांसेस, ट्राई टू फाइंड दोज चांसेस एंड ट्राई टू मेक योर इंटरव्यू गुड एज फार एज पॉसिबल। ये तो सिविल सर्विसेज की बात हुई। इंजीनियरिंग सर्विस के लिए थोड़ा सा डिफरेंस होता है क्योंकि वहाँ पे आप को अपनी प्रोफाइल थोड़ा टेक्निकल ज़्यादा दिखानी होती है। तो मेरे केस में था तो मैंने फिर एक्स्ट्रा अपनी हॉबीज़ कम कर दी थी वहाँ पे। जैसे मैंने सिविल सर्विसेज में 7 हॉबीज़ लिखी थी, वहाँ मैंने 4 ही लिखी थी पहले जब मैंने वो इंटरव्यू दिया था, क्योंकि यहाँ पे एक ऑलराउंडर पर्सनैलिटी दिखानी है। लेकिन इंजीनियरिंग सर्विस में यू हैव टू शो दैट यू आर solidly by core a technical person. Apart from that you are social as well, managerial as well. तो ये आपको एक इंक्लिनेशन क्रिएट करना है। तो वहाँ पे मैंने जो टेक फेस्ट वगैरह में सर्टिफिकेट्स पाए थे, एक आध वो भी मेंशन किए थे अपने एक्स्ट्रा करिकुलर अवार्ड ऑनर्स में। तो उससे जस्ट ये शो करने के लिए कि टेक्निकल में आई हैव अ गुड हेड। फिर उन्होंने वहाँ जो मेरे क्वेश्चंस हुए थे मेनली वो टेक्निकल क्वेश्चंस ही हुए थे। BARC की वर्क प्रोफाइल बहुत पूछी गई थी, तो डैफ में क्योंकि वर्किंग एक्सपीरियंस में वो अच्छे से मेंशन था तो उनका ध्यान गया, और क्योंकि फील्ड अपने आप में एक थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस क्रिएट करता है तो वो इंटरव्यू वहाँ पे गया था। और सर्विसेज की बात करें फिल करने के लिए तो सर्विस वहाँ पे कैडर फिल करने का कुछ नहीं होता है, वो केवल सिविल सर्विसेज में होता है। सर्विसेज का ज़रूर होता है। तो क्योंकि मैं इलेक्ट्रॉनिक्स से हूँ तो आई कैन सजेस्ट यू फॉर ENT के लिए कौन सी सर्विसेज। पहला मैंने इंडियन रेलवे सर्विस और सिग्नल इंजीनियर भरा था, उसके बाद मैंने स्टोर्स भरा था, एंड आफ्टर दैट आई फील्ड ITS इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। आफ्टर दैट आई फील्ड इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सर्विस, देन सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी CEA, एंड सो ऑन सो फोर्थ आई वेंट अहेड। तो होता ऐसा है कि जो रेलवेज़ की सर्विस होती है वो सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स 4 स्ट्रीम्स के लोगों के लिए होती है। और इन चारों के लिए जो सर्विसेज होती है दे आर IRSSE फॉर सिग्नल इंजीनियर्स, IRSEE फॉर इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, IRSE फॉर सिविल इंजीनियर्स एंड IRSME फॉर मैकेनिकल इंजीनियर्स। तो इस तरीके से उनकी फिलिंग की जाती है। स्टोर्स की जो सर्विस होती है वो ज़्यादा टेक्निकल इन नेचर नहीं होती, मेनली मैनेजीरियल होती है बहुत ज़्यादा, और बहुत फील्ड वर्क भी नहीं होता, एक आराम की सर्विस होती है। स्टोर्स में सारी ब्रांचेस से लोग जा सकते हैं तो वो फिल कर सकते हैं। टेलीकॉम में भी ज़्यादा फील्ड वर्क नहीं होता है, आराम की सर्विस होती है। आपको एक मेन सिटीज़ जो होती है मेट्रो सिटीज़, वहाँ पे आपको पोस्टिंग मिलती है। मेनली आप दिल्ली में रहते हो तो वो आप फिल कर सकते हो। इट टोटली डिपेंड्स ऑन योर चॉइस कि आप क्या फिल करना चाहते हो। जैसे मैंने रेलवेज़ की सर्विस पहले फिल की क्योंकि लाइक आई वांटेड दैट काइंड ऑफ जॉब। थोड़ा सा चैलेंज होता है, थोड़ा सा आप बिजी ज़्यादा रहते हो दूसरों के कंपैरिजन में। contact with society, contact with masses is more in railway services in comparison to other services. आपकी टेक्निकल नॉलेज का भी वहाँ पे यूज़ अच्छे से हो जाता है, तो वहाँ पे आपके काम करने का स्कोप अच्छा होता है। जो आपका स्टाफ होता है आपके नीचे एक बहुत ज़्यादा स्टाफ होता है, बहुत बड़ा एरिया ऑफ वर्क होता है आपका, तो उससे एक अथॉरिटी वाली फीलिंग भी आपको आती है। प्रमोट होकर के DRM एंड GM बनने के चांसेस हैं, द चांसेस ऑफ गोइंग टू चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड मेंबर्स बनने के चांसेस। तो ये एक प्रमोशन का एक हायरार्की भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आप सर्विस का लेंथ देखें तो। अमेनिटीज़ रेलवे में अच्छी होती हैं, आपकी ट्रैवल फ्री होती है हमेशा, और एक्स्ट्रा अलाउंसेस भी अच्छे होते हैं।
तो वो हर चीज़ के को ध्यान में रख कर के मैंने रेलवेज़ पहले फ़िल किया था। हाँ, अगर आप आराम की बात कहें कि थोड़ा-सा कम कठिनाई, तो कठिनाई ज़्यादा होती है अगर आप आईटीएस से कंपेयर करेंगे या स्टोर्स से कंपेयर करेंगे, तो थोड़ा-सा आपको मेहनत ज़्यादा करनी होती है थ्रू आउट द सर्विस, पर फिर उसके बाद आपको डिविडेंड भी उसका उतना ही मिलता है। आईटीएस आर लेस रिकॉग्नाइज्ड। आई एम नॉट सेइंग कि दिस इज़ लेसर गुड। अच्छी सर्विस होती है, लेकिन फिर वो अपनी चॉइस होती है कि आपको मेट्रो सिटीज़ में रहना है, मेनली आप जैसे आप दिल्ली नहीं छोड़ सकते, तो गो फॉर आईटीएस। या आपको एक ऑफिस टाइप का एक नहीं टिपिकल ब्यूरोक्रेटिक काम पसंद है, तो गो फॉर इट। आपको फील्ड में काम करना पसंद है, यू आर रेडी टू वर्क एट स्मॉल सिटीज़ लाइक जबलपुर, कटनी, ऐसी जगहों पे आप काम कर सकते हैं, तो गो फॉर रेलवे सर्विसेज। तो आपकी अपनी इंडिविजुअल चॉइस होनी चाहिए, कुछ भी एब्सोल्युटली सही या ख़राब नहीं है। तो दिस यू हैव टू लाइक रिसर्च अ बिट, थोड़ा सा विकिपीडिया का यूज़ कीजिए, कंसल्ट करिए, और इस तरीके से आप सर्विसेज को फिल कर सकते हैं। हॉबीज़ में आप अपनी सारी जो भी अवार्ड्स टेक्निकल नेचर के जितने भी हैं उन्हें तो बिल्कुल ही मेंशन करिए, स्पोर्ट्स वाले भी आप मेंशन कर सकते हैं, तो वो एम्बोल्डन कर देता है आपकी पर्सनालिटी को। कॉलेज के परसेंटेज, ये सारी चीज़ें आप फिल करिए। कोई भी गलती, टाइपिंग मिस्टेक, ये सारी चीज़ें ट्राई करिए कि ना हो। कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन अपने डैफ में ना फिल करिए। तो इन सारी छोटी छोटी बातों का भी बहुत असर पड़ता है, बिकॉज आई गॉट लाइक बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे बोला कि हमें टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। जैसे कि मैंने खुद ही मतलब 10th की जो मार्कशीट में आपका नाम है वो नाम एज इट इज़ लिखिए, अपने फादर का नाम जो है एज इट इज़ वही लिखिए, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती नहीं करिए, क्योंकि लेटर ऑन अगर ये गलतियाँ आपसे हो जाती हैं डैफ फिलिंग में, तो फिर यू गेट अ समन फ्रॉम यूपीएससी कि इसे आपको करेक्ट करना है, यू हैव टू गेट रेडी वन एफिडेविट। तो क्योंकि अब आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं और आपने ये मिस्टेक्स कर रखी हैं, तो दीज आर एडिशनल थिंग्स फॉर यू टू बी वरी अबाउट। तो आप अपनी तैयारी करने से ज़्यादा इन चीज़ों पे ध्यान देने लगते हैं। आपको लगता है कि कहीं ये गलतियाँ पकड़ के वो हमारे इंटरव्यू ख़राब ना कर दे, तो ऐसा वो कुछ नहीं करते हैं। बट आप कोशिश करिए कि आपकी गलतियाँ, छोटी सी गलतियाँ, इतना बड़ा पद आपको मिलने वाला है, तो यू हैव टू मेक श्योर दैट यू आर लाइक वेल अबाउट फ्रॉम ऑल दीज स्मॉल मिस्टेक्स। तो 2-4 बार चेक कर लीजिए उसको अच्छे से फाइनल सबमिशन के पहले, और फिर फिल करिए। तो बड़ी बड़ी चीज़ों पे तो हम ध्यान दे लेते हैं, पर छोटी चीज़ों में हम गलतियाँ कर जाते हैं, तो वो सारी गलतियों को हटाइए। और ये ध्यान रखिए कि डैफ फिलिंग आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन में एक बहुत बड़ा लाइक 60% रोल प्ले करता है, तो उसको उतना वेटेज दीजिए, उसमें उतना दिमाग लगाइए, उतना स्ट्रेटेजिकली उसको तैयार करिए और उतने मन से उसको फिल करिए, बिकॉज दिस इज़ गोइंग टू डिसाइड योर सर्विस, योर कैडर एंड मोस्टली योर इंटरव्यू मार्क्स। तो उसको बहुत अच्छे से फिल करिए और अच्छे से इंटरव्यू की प्रिपरेशन करिए।